बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि नीट और एनसीईआरटी और क्लास 12 सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब एनसीईआरटी तो बेस है और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, और ये आपको नीट के एक्चुअली क्वेश्चंस है, पर क्लास 12 में भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, और पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ब्लू व्हाइट सिलेक्शन में रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज किस प्रकार से आइडेंटिफाई होती हैं? तो ब्लू व्हाइट सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब कोई फॉरेन डीएनए टेकअप किया है किसी बैक्टीरिया ने, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे। वो चेंजेस किस तरीके से दिखाए जाएंगे? कलर की वजह से, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन कहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है और कहाँ पे नहीं हुआ है। तो बैक्टीरिया के अंदर लैक्जेड जीन होती है। लैक्जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करती है, जो कि एक केमिकल प्रोडक्ट को दूसरे केमिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, जो जिसका कलर ब्लू होता है। ये नॉर्मल कोर्स में होता है। लेकिन अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया और लैक्जेड जीन पे हुआ, तो लैक्जेड जीन काम करना बंद कर देगी, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा और ब्लू कलर्ड सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो जब ब्लू कलर्ड सब्सटेंस नहीं बनेगा, तो कलर व्हाइट रहेगा। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज व्हाइट कलर से आइडेंटिफाई की जाती हैं। ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2024 का कि हिन टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजेस एंड कट्स डीएनए एट हाउ मेनी बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स पे काटता है? 6 बेस पेयर्स पे काटता है। ये आपको याद करना है, याद कर लीजिए। क्या क्राइटेरिया है डीएनए फ्रैगमेंट्स का जब वो गेरोस जेल पे मूव करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए को काटा जाता है अलग अलग फ्रैगमेंट्स पे। उनके साइज के हिसाब से मूवमेंट होता है। स्मॉलर फ्रैगमेंट जो होता है वो तेजी से मूव करता है, और बड़े फ्रैगमेंट जो है धीरे से मूव करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा रेजिस्टेंस लगता है। और चार्ज सबका नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि फॉस्फेट बैकबोन होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए पूरा मॉलिक्यूल डीएनए का नेगेटिवली चार्ज होता है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। तो ऑप्शन 2 सही ऑप्शन होगा, जो कि कह रहा है कि स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे ही डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इसको जो है आपको ऑप्शंस बताना है कि किस सीक्वेंस में ये स्टेप्स होते हैं। तो पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं कि पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट का ट्रांसफर, दूसरे में बताया जा रहा है कि टारगेट डीएनए का पता लगाना, और आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करना, और लास्ट है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले देखो भाई, क्या करते हैं कि हम लोग इन सारे स्टेप्स में हम लोग टारगेट डीएनए को ढूंढेंगे कि हमको कौन सा टारगेट डीएनए है, फिर उस डीएनए को आइसोलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, और उसके बाद फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग एम्प्लीफाई करेंगे, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्प्लीफाई करेंगे और उसमें से ट्रांसफर कर देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट में। तो ये है फोर्थ। तो सही जवाब है BCDA। ठीक है, ये है सही जवाब। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, रेस्ट्रिक्शन का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में क्या होता है? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है डीएनए में, उसको तोड़ना एंजाइम के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती है वो फर्स्ट ब्रेक करती है डीएनए को अंदर से, मतलब बीच में कहीं, तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ही ब्रेक करती है। डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे ही काटती है, स्पेसिफिकली एक जगह पे जहाँ पे उसका रेस्ट्रिक्शन साइट होता है वहीं पे काटती है, तो ये भी सही है। प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लीकेशन बाय द होस्ट। कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरियोफाजेस वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया पे ग्रो करते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उनका जेनेटिक मटेरियल भी डीएनए उनका काट देती है, जिससे कि वो मल्टीप्लाई ना कर पाए। तो ये भी सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव सही है। रेस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अंदर। नीट 2024 का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली द जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म? तो इसमें क्या होता है, जब डीएनए जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है, तो वो रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली कर सकती है? नहीं, क्योंकि वो इंटीग्रेट हो गई तो इंडिपेंडेंटली नहीं रेप्लिकेट करेगी। तो ये जवाब सही नहीं है। इट में इंटीग्रेट बिल्कुल है, होस्ट जीनोम के अंदर वो इंटीग्रेट कर जाएगी, और वो होस्ट डीएनए के साथ ही साथ इनहेरिट करेगी, तो ये भी सही जवाब है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, नहीं, वो
क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाता है। इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट करने की एबिलिटी तो है, तो ई हो सकता है, लेकिन शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं लग रहा है। रेप्लिकेट तो करता है लेकिन वो इंडिपेंडेंटली नहीं करता है, वो उसके साथ, वो तो बहुत स्पेसिफिक नहीं, इसलिए ऑप्शंस हमने नीचे के ऑप्शंस हटा दिए हैं, हमने आपको स्टेटमेंट वाइज हम बता रहे हैं। तो आपका बी और सी इसमें ऑप्शन था, करेक्ट वाले में बी और सी ऑप्शन था, तो वही ऑप्शन आपका सही है। टाई प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस का, वो किसके लिए होता है, उसको टी आई, अब इसे कंफ्यूज करने के लिए देखो दिया है ट्यूमर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बिल्कुल नहीं। ट्यूमर इनहिबिटिंग, ट्यूमर को तो इनहिबिट नहीं करता और तेजी से बढ़ाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहलाती है। इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, इसमें सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेपरेटिंग रेस्ट्रिक्टेड डीएनए फ्रैगमेंट, ये तो बिल्कुल सबसे पहला स्टेप है ही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डीएनए जो है सबसे पहले फर्स्ट ही होगा। डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम लोग पहले अलग करते हैं एग्रोस जेल में, जब सेपरेशन हो जाता है उनको, उसके बाद फिर उसको स्टेन करते हैं एथीरियम ब्रोमाइड से, कि वो देखा जा सके उसका पूरा का पूरा जेल जिसके ऊपर डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट है, तो सेकंड। तीसरा बता रहा है कटिंग आउट द, फिर डीएनए बैंड जो हम लोगों ने सेपरेट किए उनको काट लेते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, और उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग प्यूरिफाइड डीएनए, फिर जो हमने डीएनए निकाला था उसको वेक्टर के साथ या प्लाज्मिड के साथ में जोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होता है। तो बिल्कुल ये वही सीक्वेंस है, इसके भी ऑप्शंस हमने हटा दिए, उसमें सब मिंगल्ड ऑप्शन से 2 3 4 1 या 3 2 1 4, तो सही ऑप्शन आपका 1 2 3 4 ही है। मतलब पहले डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना, फिर उसको स्टेन करना है एथीडियम ब्रोमाइड से, उसके बाद फिर सेपरेटेड डीएनए ब्रांड को काट लेना, उसके बाद फिर आर डीएनए को डीएनए के साथ में प्यूरिफाइड डीएनए के साथ जोड़ देना, मतलब किसका डीएनए, वो वेक्टर का डीएनए होगा। चलो अगले सवाल की ओर जाते हुए, असर्शन रीजन, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होती है पीबीआर, ये आर जो उसका होता है ये इसी के लिए होता है, रेजिस्टेंस के लिए, तो रेजिस्टेंस के लिए होता है। तो ये जो है क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेंट्स को रिकॉम्बिनेंट से सिलेक्ट करने को हेल्प करती है, मतलब कि कोई भी एंटीबायोटिक, और इसमें जो है ना PBR C22 में दो रिकॉम्बिनेंट जीन्स हैं, सॉरी दो एंटीबायोटिक हैं जीन्स, और इनको क्या कहा जाता है, सिलेक्टेबल मार्कर किया जाता है। एक तो तुम्हारा हो गया एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन, और एक हो गई टेट्रासाइक्लिन। तो एम्पिसिलिन जो जीन होती है और टेट्रासाइक्लिन दो अलग अलग काम करते हैं। तो एम्पिसिलिन क्या करती है, वो ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करती है, और जो दूसरी टेट्रासाइक्लिन है वो रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट करती है। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो PBR322 में है, जिसको कहते हैं एम्पिसिलिन, वो ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करती है, मतलब ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म होने का मतलब वो उसने बाहर से जो डीएनए है वो लिया या नहीं लिया। और दूसरा जो है टेट्रासाइक्लिन जीन जो है सिलेक्ट करती है रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब हुआ कि रिकॉम्बिनेशन जहां पे लेने के बाद में उसने रिकम्बाइन किया कि नहीं ओरिजिनल डीएनए के साथ जो उसका अपना था, तो ये चेक करती है दोनों। ऑप्शन क्या दे रहा है दूसरा, क्या दे रहा है आर, यानी रीजन, कि नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जो होते हैं वो दोनों पे ग्रो कर जाते हैं। देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब हुआ कि इन्होंने जो PBR322 प्लाज्मिड है, इन बैक्टीरिया ने उसको टेकअप कर लिया है। टेकअप करने के लिए जब टेकअप कर लिया तो इसीलिए तो उनके पास एम्पिसिलिन है, और अगर एम्पिसिलिन है तो जब उनको एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो किया जाएगा तो वो रेजिस्टेंस दिखाएंगे, वो आराम से ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब उसने PBR322 लिया, और जो अ, जबकि रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो केवल ग्रो ऑन वन ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, वो केवल एक पे ग्रो कर पाते हैं, टेट्रासाइक्लिन पे कर पाते हैं, सॉरी एम्पिसिलिन पे ग्रो कर पाते हैं, और दूसरा टेट्रासाइक्लिन के ही ऊपर इनका रिकॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से वो इनएक्टिवेट हो जाती है, तो इसलिए वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर पाते, वो केवल एम्पिसिलिन पे ग्रो कर पाते हैं, मतलब इन्होंने भी PBR322 लिया था। ठीक है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स तो दोनों ही हैं, रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, कंफ्यूज मत होइए। ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब हुआ जिन्होंने प्लाज्मिड ली, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब हुआ जिन्होंने प्लाज्मिड नहीं ली, रिकॉम्बिनेंट का मतलब हुआ जिन्होंने प्लाज्मिड रिकम्बाइन की
और नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ प्लाज्मिड तुली पर रिकम्बाइन नहीं की। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के अंदर, फिर से समझो, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के अंदर एम्पिसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है, क्योंकि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। तो इसलिए एम्पिसिलिन पे भी सरवाइव कर जाते हैं, टेट्रासाइक्लिन पे भी सरवाइव कर जाते हैं। जबकि जो सिर्फ रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है और रिकॉम्बिनेशन भी हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण दोनों इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं। तो ये एम्पिसिलिन पे तो बढ़िया से ग्रो कर पा रहे हैं जब हम एम्पिसिलिन मीडियम में रखते हैं, और टेट्रासाइक्लिन पे नहीं ग्रो कर पाते जब हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम रखते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कहाँ हुआ है, टेट्रासाइक्लिन जीन पे हुआ है। मतलब उसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेटेड, मतलब इंसर्ट होके वो जीन इनएक्टिवेट हो गई। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही ए और आर सही है, और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या, क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि एक जीन जो है, पहला ए की तरफ जाते हुए, कि एक जीन जो है वो ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करने में हेल्प करती है और दूसरी रिकॉम्बिनेंट्स को। तो और दूसरे में क्यों? बिकॉज अब असर्शन रीजन का क्वेश्चन है तो हमेशा असर्शन पढ़ो और उसके साथ बिकॉज ऐड करो। तो हम लोगों ने बिकॉज ऐड किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट्स दोनों एंटीबायोटिक्स पे ग्रो करते हैं, जबकि रिकॉम्बिनेंट्स जो होते हैं वो केवल एक पे ग्रो करते हैं ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो भी हमने आपको पढ़ाया था। विच इज नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग, 23 और 25 दोनों पे आया है ये क्वेश्चन। तो देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिल्कुल चाहिए, क्योंकि काटती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक जगह पे डीएनए को। डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करती है, भाई क्लोनिंग में जोड़ना ही होगा। कौन सा डीएनए से जुड़ रहा है तो जोड़ने का ही काम होगा। म्यूटेज जो होती है वो म्यूटेशन कॉज कराती है, म्यूटेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। और डीएनए रिकॉम्बिनेज रिकॉम्बिनेशन कराती है, जीन क्लोनिंग में रिकॉम्बिनेशन की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो होता है लगातार उसको न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके उसकी लेंथ को बढ़ाती है। तो इसमें सी और डी करेक्ट ऑप्शंस है, क्योंकि ये एसेंशियल नहीं होते हैं जीन क्लोनिंग के लिए। तो इस तरीके से हम लोग एंड पे पहुंच गए हैं, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चंस करिए और अपना स्कोर नीचे लिखिए, समझ में आएगा आपको। और इस तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए कि पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे, तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल बायो बुलेटिन को और पढ़ते रहिए। थैंक यू।